मेरा नाम फ्रांसवा मरी राउल है। मैं फ्रांस से था। मैंने ही विलयनों के लिए राव का नियम दिया। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम किसी लिक्विड में कोई दूसरी चीज घोलते हैं तो अंदर असल में क्या होता है? आज हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की। केमिस्ट्री का एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें सॉल्यूशंस यानी विलयनों की दुनिया के कई राज समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। सोचिए, जब दो लिक्विड्स को मिलाया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसके वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का क्या होता है? क्या वो बदलता है? और अगर बदलता है तो कैसे? जानते हैं, राउल्ट का नियम हमें ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। तो फिर ये राउल्ट का नियम आखिर है क्या चीज? आदर्श विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के सीधे समानुपाती होता है। चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये नियम लागू होता है आदर्श विलयन पर, मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन पर, और ये बात करता है वाष्पशील घटक की, यानी वो कंपोनेंट जो आसानी से भाप में बदल सकता है। तो अगर सीधे सीधे समझें तो ये नियम बस इतना कहता है कि किसी एक कंपोनेंट का वाष्प दाब इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में उसकी मात्रा कितनी है, और इसी मात्रा को हम केमिस्ट्री में मोल अंश कहते हैं, यानी पूरे मिक्सचर में उस कंपोनेंट की हिस्सेदारी। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी को हम एक सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूले में कैसे बदल सकते हैं। ये रहा राउल्ट के नियम का कोर इक्वेशन। PA बराबर है XA गुणा PA0। अब देखने में तो ये बहुत ही छोटा और आसान लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो इन सिंबल्स का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। PA है सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का वाष्प दाब, XA है उस कंपोनेंट का मोल अंश, मतलब मिक्सचर में उसका हिस्सा कितना है, और PA0 है जब वो कंपोनेंट अकेला था यानी अपनी प्योर फॉर्म में था तब उसका वाष्प दाब कितना था। है ना एकदम सीधा और सरल। ओके, अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। क्या होगा अगर हम किसी लिक्विड में कोई ऐसी चीज घोल दें जो खुद भाप में नहीं बदलती? जैसे मान लीजिए पानी में नमक या चीनी घोल दिया, तब क्या होगा? देखिए, जब सोल्यूट भी वॉलेटाइल होता है तो दोनों कंपोनेंट्स भाप बनाते हैं, लेकिन जब सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो, मतलब भाप नहीं बनता, तो वो लिक्विड की सतह पर कुछ जगह घेर लेता है। इससे होता यह है कि जो सॉल्वेंट भाप बन सकता था उससे अब भाप बनने में मुश्किल होती है, और नतीजा सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर में ये जो कमी आती है, इसे हम इस फॉर्मूले से नाप सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें साफ साफ दिखाता है कि वेपर प्रेशर में जो गिरावट आई है वो सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट, वेपर प्रेशर उतना ही कम। तो ये सब तो हुई किताबी बातें, पर असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में ये नियम इतना जरूरी क्यों है? चलिए केमिस्ट्री में इसके कुछ शानदार उपयोगों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये नियम सिर्फ वेपर प्रेशर की कमी को ही नहीं समझाता, बल्कि इसकी मदद से हम किसी अनजान पदार्थ का मोलर मास तक पता कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जैसे बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स की नींव भी रखता है, जो हमारी गाड़ियों के एंटी फ्रीज से लेकर खाना पकाने तक हर जगह काम आते हैं। हाँ, पर एक बात हमेशा याद रखनी होगी, राउल्ट का नियम सख्ती से सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस पर ही लागू होता है। हालांकि जो बहुत पतले सॉल्यूशंस होते हैं यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, उनके लिए भी ये काफी हद तक सही नतीजे देता है। और यही नियम अणु संख्य गुणों यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आधार भी बनता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? बस ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो सॉल्यूशन में उसकी मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही राउल्ट के नियम का सार है, उसका मूल सिद्धांत। और जाते जाते एक सवाल, क्योंकि ये नियम आदर्श यानी आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है, तो क्या असल दुनिया के सॉल्यूशंस इससे अलग बर्ताव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और वो ऐसा क्यों और कैसे करते हैं, ये अपने आप में एक और दिलचस्प कहानी है जिसे हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे ही साइंस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारा पेज और चैनल फॉलो करें।